नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। और यहां पर आपको मिलेगी सभी तरीके की वो सुविधाएं जो आप देखना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट। मतलब ये है कि हमारे ये नेक्स्ट क्लासेस में जुड़े रहिएगा और आपको इसमें मिलेंगे आईएएस, पीएससी, पीसीएस जो अलग अलग स्टेट में होती हैं, और किसी भी स्टेट से संबंधित कोई भी एग्जाम की प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, उसका पूरा प्रॉपर रूप से अपडेशन मिलता रहेगा। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको जुड़ना है और इसको शेयर भी करना है अपने मित्र बंधुओं और परिचितों में, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी आपके साथ जुड़े रहें और साथ साथ हमारी लोग तैयारी चलती रहेगी। इसमें हर तरह के एग्जाम, अभी आपका रेलवे एग्जाम चलेगा, नेक्स्ट आपका जो आपके स्टेट में आप देखें, अभी मध्य प्रदेश में जेल पहले एग्जाम चल ही रहा है। ठीक है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम जो हो चुके हैं उसकी प्रॉपर गाइडेंस है, उसकी एडवाइस आपको जो भी चाहिए वो सब आपको कमेंट्स में आप कीजिएगा, उसमें आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ साथ इसमें आपका जो चैनल है ये यूट्यूब चैनल है, और इसको सबसे पहले तो आपको शेयर करना है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज एक बार जरूर कर ले, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो है आपको उसकी प्रॉपर रूप से आपको वीडियो आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जेल पहरी का। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेट नंबर 4। अभी तक हमने हिंदी में एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं, और ये एक सीरीज है जो आपके जेल पहरी में काफी काम आने वाली, बिकॉज ये है क्योंकि आपने देखा व्यापम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, या फिर उसका जो तरीका होता है वो प्रीवियस ईयर से संबंधित ही होता है। हालांकि आप जो देख रहे हैं, आपने पिछले भी वीडियो देखे होंगे, उसमें काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम जो आज बात करने वाले हैं वो रहेगा आपका, हमें आप फॉलो कर सकते हैं अब यूट्यूब चैनल हमारा, टेलीग्राम चैनल पे आप हमको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर रूप से जितनी भी आपके पीडीएफ जो हम लोग पढ़ाते हैं, या आपसे संबंधित आपके एग्जाम संबंधित जो भी पीडीएफ है या जो भी सिलेबस है या जो भी गाइडेंस है आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। उसके बाद आप फेसबुक पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें आप ही के लिए हैं, और सब कुछ हमारा मकसद केवल यही है कि आप सफल हो और हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात आगे करते हैं। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन जो हमारी जो सीरीज है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या इसमें पूछी गई है। सबसे मेन चीज ये है कि हिंदी में से आपने देखा कि आपका रस, छंद, अलंकार, अभी छंद की बात हमने अभी तक नहीं आ पाई, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जो थे ओल्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, लेकिन आगे भी आएंगे। एक प्रॉपर रूप से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा छंद में, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, तरीके आपको बताए जाएंगे, ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आप एक सेकंड में या कुछ क्षण में आप उसके आंसर भी देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी एमसीक्यूज की, तो उसमें पहली बात कर रहे हैं रस से संबंधित, ये हमारा क्वेश्चन है पहला, और उसमें पूछा गया है रस से संबंधित क्वेश्चन में कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी पूछी गई है। देखिए दो तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रस से संबंधित। अगर उसकी संख्याओं की बात की जाए, पहला क्वेश्चन आता है कि भाई भरत मुनि के अनुसार कितने हैं। ये आचार्य भरत है, भरत मुनि इनका पूरा नाम है। एक तो होता है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा होता है कि रसों की संख्या। दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिलहाल ये है कि रसों की संख्या, अगर मैं बात करूं रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहता है, आंसर होता है 9। ठीक है। जिसमें 9वां रस कौन सा होता है, वो 9वां रस होता है शांत रस। ठीक है। शांत रस इसका जो लास्ट रस है, शांत रस इसको माना जाता है, जिसका आप देखें इसका मतलब होता है निर्वेद। ठीक है। अब पूछा क्या गया, इन्होंने रसों की संख्या नहीं पूछी, इन्होंने एक व्यक्तिगत माध्यम से पूछी है। मतलब एक व्यक्ति है आचार्य भरत मुनि, जो इसके प्रवर्तक भी हैं, फाउंडर जिसे हम कह सकते हैं, वो भी हैं, और इनके अनुसार कितनी है, तो यहाँ बिल्कुल बात सही है। अगर आपने आंसर देखे तो 9, 11, 8 और 10 तो बिल्कुल सही है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है इनके बारे में कि इन्होंने 8 जो रस हैं उसको इन्होंने प्रधानता दी थी। 8 को क्यों दी, क्योंकि इन्होंने शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना था। इनके अनुसार 8 रस हैं, जिसमें से 4 बड़े इंपोर्टेंट हैं इनके अनुसार। इन्होंने कहा मेनली 4 ही होते हैं, देखा जाए तो श्रृंगार, आपका वीर रस, आपका इसमें नेक्स्ट आता है रौद्र रस, और नेक्स्ट आपका इसमें बीभत्स रस। ठीक है। बीभत्स मतलब होता है घृणा, श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। प्रेम इसमें दो रूप से आ सकता है, एक होता है संयोग, जिसमें होता है कि आप जो नायक और नायिका जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया, तो वो से क्या कहते हैं श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार। दूसरा होता है बेयोग श्रृंगार, बेयोग का दूसरा नाम, आजकल दूसरा नाम भी पूछा जाता है। अगर एमपीएससी 2016 या 2014 की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन जरूर आया था
कि वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम बताएं तो उसे बोलते हैं विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार, ये आजकल नए पैटर्न से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ऑप्शन में भी आजकल वियोग श्रृंगार ना देके आपको विप्रलंब श्रृंगार का भी ऑप्शन देते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये आंसर तो वियोग था, लेकिन वियोग तो ऑप्शन में नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो याद रखिएगा वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, विप्रलंब श्रृंगार। आगे बात करते हैं वीररस की। जैसा कि पता है वीररस मतलब क्या होता है, उत्साह। जब आपको युद्ध में एक उत्साह वाली बात आए, या जरूरी नहीं है युद्ध ही हो वो, यहाँ पर दान दया धर्म, दान दया धर्म और जो भी युद्ध होते हैं, अगर उसमें उत्साह की बात की जाए, आप अगर दान करते हैं तो भी आपका एग्जाम्पल वीररस से संबंधित होगा। आपने अगर किसी पे दया की तो भी एग्जाम्पल वीररस से संबंधित होता है। धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल वीररस से संबंधित होता है। और अगर युद्ध में आप बात करें, युद्ध में उत्साहवर्धक अगर आप बात कर रहे हैं तो भी एग्जाम्पल आपका वीररस से ही होता है। ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम्पल वीररस से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं रौद्र। जैसा को पता है रौद्र का मतलब होता है क्रोध, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। तो यहाँ पर जब भी क्रोध वाली भावना या किसी को मारने काटने की भावना जब की जाती है तो यहाँ पर बात आती है रौद्र रस की। नेक्स्ट आता है आपका बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति को घृणा होने लगती है, चाहे वो किसी को पढ़कर हो, किसी कविता को पढ़कर हो, सुनकर हो या किसी को देखकर हो। तो यहाँ पर घृणा वाली बात होगी, वो क्या कहलाएगा आपका बीभत्स रस। तो मेनली इन्होंने कहा था टोटल 8 होते हैं, 8 में से भी अगर बात की जाए तो इन्होंने 4 रसों को बहुत ज्यादा प्रधानता दी थी। किसने? भरत मुनि ने, ठीक है। 9वां रस बाद में माना गया था, वो था आपका शांत रस, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। कुल रसों की संख्या आपकी 9 है, जबकि भरत मुनि के अनुसार ये संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात चलते हैं। एक उपसर्ग पूछा गया है, लास्ट टाइम भी उपसर्ग है, काफी बार उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी आती है तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उपसर्ग क्या है? अब उपसर्ग का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा, लघुता, पतन और अधिक। देखिएगा अगर थोड़ा सा आप समझें कि हर एक उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है, अगर आप भूल जाएं कि इसका क्या अर्थ होता है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 होते हैं, ऐसे करके काफी सारे उपसर्ग और भी मान लिए गए हैं। जब भी आपको लगेगा कि भाई किसी शब्द के पहले उपसर्ग होता क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। किसी शब्द के आगे जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, शब्द के आगे जो प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दांश होता है, और उस शब्दांश को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको पूछा है अप, हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें एक होता है अपवाद, ठीक है, ठीक है, एक होता है अपघटन, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। अपघटन, तो सर देखिएगा कि घटन क्या है? घटना, और अप मतलब बुरी तरीके से, मतलब क्या हुआ इसका? एक ऐसी अवस्था जिसे हम पतन के रूप में बोल सकते हैं, बुरे के रूप में बोल सकते हैं। और देखें जैसे बात करें एग्जांपल की, अपमान, तो मान मतलब जो सम्मान वाली बात होती है, लेकिन अपमान का अप लग गया, यहाँ पर अब एक शब्दांश लग गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो मान था अब क्या हो गया? वो घट गया, उसे क्या बोलते हैं? अप। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें आदमी का पतन या किसी वस्तु का पतन हो, तो वो जो अवस्था होती है वो होती है पतन की अवस्था। इसमें आपका जो उपसर्ग है वो होता है अप। तो अब देखिएगा, अच्छा तो होगा नहीं, लघुता ठीक है देख लेते हैं, लेकिन यहाँ देखें एक ऑप्शन आ रहा है पतन, तो पतन इसका बिल्कुल सही आंसर था। कैसे आंसर निकाल सकते हैं ये आप समझ में आपको आ रहा होगा। कभी कभी जब आपको याद चीजें ना हो तो इसके एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, या उसके एग्जाम्पल ध्यान रखिए क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, आपको 100% आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात कर रहे हैं तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और काफी बार ये क्वेश्चन आते ही है एग्जाम पे। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तत्सम शब्द का आपको चयन करना है भाई। अब चयन क्या करना है देखिएगा, तत्सम शब्द जब चयन करेंगे तो इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज मिलेगी। ये होता क्या, ये तत्सम क्या होता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तत्सम क्या होता है? ऐसे कोई भी शब्द जो संस्कृत से होकर आए हैं, किससे आए भाई? संस्कृत से होकर आए हैं, ऐसे शब्द उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। अब भाई शब्द क्या होता है तत्सम वाला? मतलब क्या हुआ तत्सम का, कि भाई आपने देखा होगा कि जो हिंदी या जो भी लैंग्वेज है हमारी, हिंदी लैंग्वेज है ऑफिशियली, तो हम जो शब्द बोलते हैं संस्कृत के बोलते हैं काफी सारे, लेकिन एक अवस्था के अनुरूप वो समय समय पर चेंज होते गए। तत्सम के जो होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं, फिर संस्कृत से क्या है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपवर्ज, ऐसे करके चीजें निकलती गई। मतलब समय समय के अनुसार हमने शब्दों को
शब्दों को क्या किया, बिगाड़ना शुरू कर दिया। जैसी जैसी अवस्थाएं होती गई हमने अपने शब्दों को अपने अनुरूप ढालना स्वीकार किया। और इसमें क्वेश्चन क्या गया भाई, पूछा गया तत्सम बताइएगा। अब बताना कैसे है इसका, तो मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के हो, बस आप देख लीजिएगा संस्कृत, इसमें संस्कृत शब्द कौन सा है, तो देखिएगा आपको इसमें एक आंसर मिल रहा होगा, हालांकि आपको आंसर पता है आई नो। तो देखिएगा एक ऑप्शन है इसमें नया, एक ऑप्शन है इसमें डंग, एक ऑप्शन है इसमें धर्म, और एक ऑप्शन है इसमें धुर। तो देखिए जब आपको समझ में ना आए कि मैं क्या लगाऊं, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको याद हो, तो आपको करना क्या है कि ऐसा कोई भी शब्द या ऑप्शन जो पढ़ने में थोड़ा टिपिकल हो, मतलब जिसमें पढ़ने में आपको थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा प्रयास करना पड़े, वो लगभग वो शब्द होते हैं तत्सम के। वो शब्द किसके होते हैं, वो शब्द होते हैं आपके तत्सम के। कैसे, देखिए नया एक साथ आपने पढ़ लिया, डंक ठीक है, धर्म, तो आपने देखा होगा धर्म में थोड़ा पढ़ने में आपको क्या लगा, थोड़ा सा प्रयास लगता है। मतलब ऐसे कोई भी शब्द जिनको पढ़ने में थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता हो जाए, थोड़ा सा जो अपनी टंग है, जो जीभ है, थोड़ा सा लड़खड़ाती जाती है, तो आप देखें नहीं कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें जनरली प्रॉपर रूप से जो श्लोक होते हैं संस्कृत के ही होते हैं, तो इतनी आसानी से पढ़ने में नहीं आते। तो ऐसे कोई भी शब्द जो आसानी से पढ़ने में ना आए और जो संस्कृत शब्द हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। हालांकि इसका पूरा एक चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, उसकी ट्रिकें पढ़ेंगे कि कब हम एक साथ कह सकते हैं कि भाई ये तत्सम शब्द हैं या ये अलग शब्द हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपके पास वो चीजें पहुंचाएंगे, बस बने रहिएगा नेक्स्ट क्लासेस के साथ और ये शेयर भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑप्शन है, सॉरी इसमें क्वेश्चन है कतरनी में प्रत्यय क्या है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार कि वो शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय के लिए मात्र सिंपल सी बात करनी है। प्रत्यय होते कैसे हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तत्सम प्रत्यय होते हैं तद्धित, और ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ लग जाएं उन्हें बोलते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आगे, क्रिया के साथ लगते हैं और ए लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ लग जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं उनको, कृत प्रत्यय बोलते हैं। और ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ ना लगे, ठीक है, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं, उन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं उनको, तद्धित प्रत्यय। ये चीज आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आराम सुनिएगा और उसको नोट करते जाइएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एग्जाम के पर्पज से। हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा देखें क्या बोला गया इसमें। इसमें यह बोला गया है कि प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय मतलब क्या हुआ, शब्द को। अब कैसे पता करें कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो सिंपल सा एक तरीका होता है। क्या तरीका है, तरीका यह है कि इसमें एक शब्द आता है जो हम प्रयोग करते हैं तू। जनरली हम अपने जैसे जो लोग होते हैं, अपने जो मित्र बंधु होते हैं, उनके समक्ष अपनी जो एज के होते हैं ना, तो वहां पे हम तू का प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि आपका प्रयोग ही करना चाहिए, लेकिन ठीक है उसमें तू का प्रयोग भी अपने एक समानता के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तू का प्रयोग देखें, तो जब अगर वो शब्द आपको लगता है, देखो ये शब्द क्या है, कतरनी, मतलब कतरनी मतलब क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। जब शब्द में क्रिया हो रही हो, मतलब शब्द कैसा हो, क्रिया से बना हो, तो उसमें तू का प्रयोग करें तो क्या बोलेंगे, तू कतर, तू कतर। जैसे शब्द है आपका चला, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तू चल। जब चल आ गया तो पीछे क्या बचा, बड़ा आ, तो बड़ा आ में क्या बन जाएगा, प्रत्यय। इसी प्रकार से कतरनी में क्या बोलेंगे, तू कतर। जब कतर हो जाएगा शब्द तो पीछे आपका क्या बचा, जो आपने नहीं पढ़ा वो आपने पढ़ा नी। तो आंसर देख लेते हैं हम, इसमें नी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें बी ऑप्शन में नी लिखा हुआ है। बस यही हमारा क्या हो गया, एक आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ट्रिकें हैं जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको बार बार मिलती रहेंगी। पीडीएफ इसका आपको बकायदा मिलते रहेंगे। आपको इसमें जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो भी अपडेशन आपका जो भी सेंट्रल का हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम से संबंधित हो, वो आपको इसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छा वर्ण लिखा हुआ है, छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। अब देखिएगा वर्ण क्या होते हैं, ऐसा आपको पता ही है कि वर्ण जो होते हैं भाई, ऐसे जो ध्वनि होती है जो अखंडित होती है, मतलब ऐसी ध्वनि जिसका खंड ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसके क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन जो आपके सामने है, दूसरा ये होता है छा वर्ण क्या है, तो भैया ये एक संयुक्त वर्ण है।
ये क्या है, एक संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण क्यों है, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है। जैसा कि आपके ऑप्शन में लिखे हैं, ये दो अलग अलग वर्ण हैं जिससे ये बना हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं शाह वर्ण को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। अब ये बना के किस किस वर्ण से है, तो सिंपल सी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। अगर आप इंग्लिश में जाएं, जैसे आप इंग्लिश में जो शाह लिखा होता है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, KSHA, ये तो होती है, ये तो उसको बोलते हैं। तो के जो होता है वो का के रूप में हो गया, शाह जो होता है यहाँ पे शीटी वाला सा हो सकता है, सांप वाला सा हो सकता है, या पा वाला, मतलब कह सकते हैं दंत वाला हो सकता है, या मूर्धा वाला हो सकता है, ठीक है। या जो एक शाह और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तालु वाला शाह, ये भी हो सकता है। मतलब अब इसमें ये चेक करना है कि शाह कौन सा होगा। अच्छी बात ये है कि इसमें शाह केवल एक ही दिया हुआ है पीछे, तो वो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या लिखना है, का। अब का किस प्रकार होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी संयुक्त वर्ण हैं, चाहे वो छा हो, चाहे वो त्रा हो, चाहे वो ज्ञा हो, या आपका श्रा हो, छ त्र ज्ञा और श्रा, ये चारों संयुक्त वर्ण होते हैं, जो किससे बने होते हैं, ये का से बना होता है, लेकिन आधा, हमेशा इसका पहला वर्ण आधा ही होगा। दूसरा देखें, ये शाह होता है जो आपके ऑप्शन में अभी है, बी नंबर के ऑप्शन में। अगर आपने पहला वर्ण, मान लीजिए अगर ऑप्शन एक और होता, एक ऑप्शन ऐसा होता, ये अगर ऑप्शन होता, तो ये ऑप्शन क्या था इसका, गलत, क्योंकि इसमें कावर्ण कैसा है, पूरा है। अगर ऑप्शन होता तो, ठीक है। हालांकि अच्छी बात ये इन्होंने पहला ऑप्शन जो दिया है, सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये का और सा से मिलकर बना होता है, त्रा जो होता है वो ता और रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा ये जा और या से मिलकर बना होता है, हमेशा पहला वाला वर्ण आधा होगा, और श्रा बना होता है शीटी वाला शाह, जिसे हम तालु का श्रा भी बोलते हैं, और रा से मिलकर बना होता है। तो ये जो वर्ण है ये इन प्रकार से बने होते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे, हम बकायदा अपनी नेक्स्ट क्लासेस पर आपकी अलग से सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको सहयोग इतना करना है कि आपको साथ में बने रहना है, और आपको ये सब चीजें आपको अपने मित्र बंधुओं परिषदों में आपको शेयर भी करनी है, ठीक है। जो भी आप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, वो फेसबुक पर कीजिएगा, ठीक है। इसको सेंड कीजिएगा, उसका शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। या जो भी आप अपना यूज करते हैं, आजकल काफी सारे प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, ताकि इसमें पढ़ाई के माध्यम से कोई भी ग्रुप हो, आप उसमें भी इसका शेयर कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। मतलब क्या है कि चार पास विकल्प है, चार विकल्प है, जिसमें से एक ऐसा विकल्प है जो बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है, उसका आपको चयन करना है, ठीक है। उसका आपको चयन करना है, वो हम देख लेते हैं क्या भैया। अच्छा, ऑप्शन जो लगभग चारों हैं वो देखिएगा, पहला मियादित, सेकंड है रम्यादित, थर्ड है मर्यादित, और चौथा है मर्यादित। बहुत सिंपल सा, आपको पता है मर्यादित, क्या पढ़ते हैं, मर्यादित, तो माँ, फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, मर्यादित, रा पढ़ रहे हैं, लेकिन रा बहुत धीमे से पढ़ रहे हैं। जब किसी वर्ण को बहुत धीमे या बिल्कुल हल्के से पढ़ा जाता है तो वो आधा होता है, ठीक है। तो वो क्या जाएगा ऊपर, मर्यादित इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो बस आपको ये चेक करना कि आपने जो लिखा है और आपका ऑप्शन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही शब्द है, मर्यादित इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अभी जब आपको लगे कि ऐसा कोई भी शब्द कि हम क्या आंसर लगाएं, सबसे पहले उस शब्द को आप खुद लिखने का प्रयास करें। जनरली हम लोग सही लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत अशुद्धि हर किसी को हो जाती है, तो पहले आप लिखें और कोशिश करें कि आपका जो लिखा हुआ है आंसर में कहां है, तो आपके लगभग आपके आंसर सही हो जाएंगे। चले नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। अभी तक शुद्ध वर्तनी थी, अब बात कर रहे हैं शुद्ध वाक्य के बारे में। तो शुद्ध वाक्य क्या है भाई, पहला लिखा है उसे दंड पाने योग्य है, पहला क्या है, उसे दंड पाने योग्य है। दूसरा है वह दंड देने योग्य है। तीसरा है वह दंड के योग्य है। और चौथा है उसे दंड देने योग्य है। अब देखा जाए तो सभी आंसर सेम लग रहे हैं, सब तो सेम है, उसे दंड पाने योग्य है। थोड़ा लगा कि उसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होता कि भाई वह होता तो हम एक बार लगा सकते थे, जरूरी नहीं कि आंसर वो सही हो। अगर यहाँ पे वह होता, मान लीजिए अगर वह होता, तो अगर यहाँ पर वह भी होता तो भी ये आंसर क्या होता, गलत होता। अगर हम लिखते भाई जो उसे दंड पाने योग्य, हम कहते हैं अगर उसे नहीं है, हटा दिया हमने उसे को, अब क्या लिख दिया, वह, तो वह दंड पाने योग्य है, क्या अभी भी आंसर आपका सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर
वह होने के कारण हम इसको सही मानते, ये बात गलत है। अगर वह आ भी जाता तो एक शब्द आया है इसमें पाने, दंड के साथ कभी भी पाने शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। दंड अपने आप में मिलता ही है, उसे जबरदस्ती पाया नहीं जाता। तो यहाँ पे ये जो शब्द है पाने, ये निरर्थक शब्द है, या कह सकते हैं इसको जबरदस्ती यहाँ पे जोड़ा गया। तो आंसर नंबर जो पहला, सॉरी जो ऑप्शन पहला है वो अब क्या हो गया आपका, रॉन्ग। अब आते हैं सेकंड पे, वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने, मैंने से अभी कहा कि अगर पाना जो शब्द है अगर वो ऑप्शन को गलत कर रहा है तो भाई पाने का उल्टा देना भी हो गया, तो देना शब्द भी यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों होता है गलत? क्योंकि दंड को दिया ही जाता है, उसमें जबरदस्ती उसमें देने का भाव कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब वो दंड अपने आप में देने के भाव में ही आता है तो उसमें जबरदस्ती हमें देना शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो देना और पाना ये दोनों ही शब्द दंड के साथ प्रयोग नहीं किए जाते, तो ये आंसर हुआ आपका रॉन्ग। थर्ड है, वह दंड के योग्य है, ये बिल्कुल सही है। वह दंड के योग्य है, ना तो पाने के ना देने के, वह खुद ही उसने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण उसे दंड मिल रहा है, तो वह उसके योग्य भी है। तो क्वेश्चन जो आंसर है थर्ड सी, ये सही है। लेकिन पहले इसको एक बार 4 नंबर का आंसर हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देखें 4 नंबर का आंसर, उसे दंड देने योग्य, देखिए फिर से क्या आ गया, उसे, और क्या आ गया, उसको देने, दोनों ही शब्द का अपना कोई मतलब नहीं है दंड के साथ। तो यहाँ पर आंसर होगा केवल एक ऑप्शन है, वो सी है, वह दंड के योग्य है। आशा करता हूं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस में ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से और भी चीजें आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिकें मैं आपको बताता रहूंगा कैसे हम आंसर को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है, आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक की बात हमें इसमें करनी है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो शब्द को समझें। क्या शब्द हमारा, आज्ञा हमारा शब्द है, इससे संबंधित हमें कोई बात इसमें प्रयोग करनी है। कैसे करनी भाई? आज्ञा क्या है? आज्ञा मतलब होता है एक तरीके से आदेश, ठीक है। 4 ऑप्शन पास लिखे हुए हैं, तो बात समझ में आ रही है? आपको हर एक ऑप्शन देखना है कहां आपको आदेश मिला। देखिए कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है, पहला कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है, पहले हमें ये बात करनी है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। सेकंड देखते हैं इसमें, यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो, महात्मा गांधी का एक। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है, उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। चलिए क्या हम इसमें आंसर लगाएं? बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर हम पहले ऑप्शन में देखें, कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है, क्या इसमें हमको आज्ञा मिल रही है या क्या हमें इसमें आदेश मिला? नहीं, ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है जो आपको बोली गई है। तो ये क्या हुआ आपका, रॉन्ग। ये एक विधानवाचक शब्द था, सिंपल एक वाक्य था कि कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। क्या इसमें आपको कोई आदेश या आज्ञा जैसे कोई भाव मिल रहे हैं? थोड़ा सोचिएगा इसको, है ना। अभी इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट कर देते हैं, गोल कर देते हैं, ताकि हम देखेंगे आगे। पहले थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। इसे भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है। क्या आपको भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है, इसमें कोई आदेश मिला क्या? नहीं। कोई आज्ञा लग रही है आपको? नहीं मिल रही है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, ये अद्भुत वाक्य जो होते हैं उसमें ये बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट है, उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। तो ये क्या है, क्या ये आदेश है? बस अब दो जगह हमें प्रॉब्लम आ रही है, या तो लगाएं बी आंसर या फिर लगाएं हम डी आंसर। तो याद रखिएगा, उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए, ये इच्छावाचक है, ये मेरी इच्छा है, आदेश नहीं है, ठीक है। आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपके जो बड़े जो लोग हैं वो आपसे कहें कि आप शाम तक घर लौट आए, ठीक है, तो ये उनकी इच्छा है, ये आदेश नहीं है आपसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य था। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। थर्ड आपका रॉन्ग था। अब बताइएगा आंसर क्या निकला, बी, यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये एक पोलाइटली आदेश के रूप में यहाँ पे बात की जाती है, या आपको उसमें क्या मिल रही है, आज्ञा मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंटक का विलोम। कंटक का विलोम, सबसे पहले बात जो हम कर रहे थे, लास्ट हमने 3 प्रैक्टिस सेट पढ़े, आपकी नेक्स्ट क्लासेस पे आपने 3 प्रैक्टिस सेट पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप इसमें जरूर पढ़ लीजिएगा। अलग अलग जो कैटेगरी है, हिंदी इंग्लिश है, उसमें आपका साइंस भी है और आपका मैथ भी है, सब कुछ इसमें प्रॉपर रूप से चल रहा है। अलग अलग टीचर जो बहुत क्वालिफाइड टीचर भी हैं, उनके साथ आप पढ़ने का आप उनके साथ पढ़ सकते हैं। बहुत सी अच्छी ट्रिकें आपको समझाई जाएंगी इस नेक्स्ट क्लासेस पे। तो वही ये देखिएगा क्या पूछा है इसमें, विलोम। इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसमें विलोम पूछा गया है, ठीक है जी। अब विलोम देखते हैं। विलोम का मतलब
मतलब ये होता है कि जो शब्द जिस भाषा का है उसी का उसका विलोम बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का है, ठीक है, संस्कृत भाषा का है, तो आंसर हमें संस्कृत भाषा में ही देकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। अब देखते हैं कोंटा, क्या कंटक, मतलब क्या होता है कंटक का? कंटक का मतलब होता है कांटा, ठीक है। कांटा हालांकि शब्द कैसा है, ये तद्भव शब्द है, मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ। तो कांटा कोई शब्द है भाई, ये बात हो गई गलत आपकी। कुसुम, ठीक है, शब्द ये कैसा है, ये शब्द किसका है? संस्कृत का है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात सही आ गई हमारी। आगे देख लेते हैं, अभी क्लियर नहीं है कि सही है या गलत है। संकट, क्या कंटक होता है कांटा, तो संकट क्या होगा? क्या संकट का आंसर निकलेगा इसमें? नहीं निकल के आता, तो ये क्या हुआ आपका रॉन्ग। वियोग, वियोग मतलब होता है अलग अलग होना, तो कांटे का विलोम अलग अलग तो होगा नहीं, तो केवल एक ही सही है। कुसुम का अर्थ होता है फूल, ठीक है। अगर कांटा होता तो उसका विलोम होता फूल, लेकिन यहाँ पे कंटक शब्द लिखा हुआ है तो मतलब संस्कृत का शब्द है, तो आंसर भी संस्कृत में आना चाहिए, तो आंसर बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसमें। अगर आपको ये बात समझ में आ रही होंगी तो आपको बहुत इजीली ये मेथड आपको समझ में आ गए होंगे और आपके आंसर भी बिल्कुल सही निकलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट बात, क्या इंपोर्टेंट बात है इसमें? बात क्या इंपोर्टेंट है भाई? बात यह है कि है क्या शब्द युग्म, क्या है इसमें? शब्द युग्म, ये बात इंपोर्टेंट है इसमें। शब्द युग्म क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले तो समझने का प्रयास करें अगर हम, तो सिंपल सी इसमें एक बात कही गई है। युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब कोई शब्द हैं वो जोड़े में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे भैया? मौत लिखी हुई है और आगे क्या लिखा है इसमें? मात लिखा हुआ है, ठीक है। मौत और मात ये शब्द लिखे हैं। अब दोनों शब्दों के इसमें अर्थ लिखे हैं इसके ऑप्शन में। क्या लिखा है भाई? आगे लिखा है पराजय, मतलब आप देखेंगे जो ये फर्स्ट वाले जितने भी हैं, जितने भी ये फर्स्ट वाले हैं, ये किसके लिए बैठे हैं? ये मौत शब्द के अर्थ के लिए बैठे हैं। और जो पीछे बैठे हुए हैं ये किसके शब्द के लिए हैं? ये मात शब्द के लिए बैठे हुए हैं। देख लेते हैं मौत का अर्थ क्या होता है? मृत्यु होती है, ठीक है। तो मृत्यु कहाँ आ रही है? यहां भी आ रही है और यहां भी है, तो ये मृत्यु शब्द दो जगह आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया और डी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दो क्वेश्चन आगे, सॉरी दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो कैसे हमें ऑप्शन को समझना है कि आंसर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं मात पे। मात का अर्थ क्या होता है भाई? उसकी मात हो गई, मतलब उसकी क्या हो गई? पराजय हो गई, मतलब उसका हार, मतलब वो हार गया या उसकी पराजय हो गई। अब देखिए ये क्या हुआ? विजय, गलत शब्द हो गया, पहले ही ऑप्शन आपका रॉन्ग था। ऑप्शन के बाद बी और सी चेक करना है। क्या मात का अर्थ अमरता होता है? मात का अर्थ अमरता नहीं होता, बस ये क्या हुआ आपका? रॉन्ग। तो जब बी ऑप्शन भी आपने रॉन्ग हो गया आपसे, तो बचा क्या? आंसर नंबर सी, जो बिल्कुल सही है कि मौत का अर्थ होता है मृत्यु और मात का अर्थ होता है पराजय। इसे ही बोलते हैं हम शब्द युग्म, इसे बोलते हैं शब्दों का युग्म या जोड़ा, ठीक है। चलिए आगे चले। संज्ञा के भेद, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, अलग अलग लोगों के अलग अलग इसमें आंसर देखने को मिलते हैं, अभी आप भी खुद भी समझ में आएगा। देखिएगा संज्ञा के भेद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखे हैं ऑप्शन में? अगर हम देखें, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। संज्ञा अगर हम देखें, परिभाषा देखें, किसी भी वस्तु प्राणी स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। ये तो आपने बचपन से पढ़ी हुई है। लेकिन अगर हम एक बात सिंपल सी बात करूं, मैं जिस चीज को देखूं और उसको उसके नाम से पुकारूं, मैं जिस चीज को देखूं और उसके नाम से पुकारूं, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। आप अपने आसपास देखिएगा, जो भी चीज आप देख रहे हैं अगर आपको उसका नाम पता है तो उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा। आपके हाथ में अगर पेन है तो आपने क्या बोला? ये जो चीज है क्या है? पेन बोला है आपने, तो संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, समूह के रूप में हो, कैसे भी किस प्रकार से, ये मैटर अलग है, लेकिन बात क्या है? वो संज्ञा की। आप जिस पे बैठे हैं, चाहे पलंग हो, कुर्सी हो, टेबल हो, जो भी आपके पास है, वो क्या है? वो संज्ञा है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, जो भी आप चीज देखें और उसको उसी के नाम से पुकारें जो उसका नाम है, उसे बोलते हैं संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। अगर हम भेद की बात करें तो उस ऑप्शन में बहुत से लोगों ने ऑप्शन इसका 3 भी माना है और बहुत से लोगों ने 5 ही माना है। आंसर नंबर सी और डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो बात 100% हो गई। अब बात करते हैं ट्रिकों के माध्यम से, भाई कैसे? अगर हम बात करें संज्ञा के भेद हैं तो संज्ञा के 3 भेद ही माने गए हैं। आपको पता है 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 भेद ही मुख्यतः माने गए हैं। अब बोलेंगे 5 ऑप्शन क्यों?
तो देखिए जातिवाचक में दो आते हैं, एक आता है समूह और एक आता है द्रव्य। ठीक है, अलग अलग है ये, समूह और द्रव्य। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये तीन आप जो देख रहे हैं ऊपर जो लिखे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेन संज्ञा के तीन भेद। तो अब यहां पर अगर पूछा जाता है अर्थ की दृष्टि से, अगर इसमें एक शब्द और लिखा होता अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से बताएं, तो आपका आंसर बिल्कुल 5 बिल्कुल सही था, क्योंकि इन सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है ना, इस कारण से सही था। लेकिन अगर क्वेश्चन में संज्ञा के भेद बताएं या इसमें एक शब्द में और जोड़ देता रचना के आधार पर, जैसे यहाँ पे अर्थ है, ऐसे एक शब्द में और जोड़ देता रचना के आधार पर संज्ञा के भेद बताएं, तो भी आंसर हमारे कितने निकलते? 3 निकलते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है आपका। अगर आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए 3 है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। सिंपल एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि से क्वेश्चन है। यहाँ पे संधि है आपकी विसर्ग। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा संधि क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संधि, संधि जो खुद एक शब्द है, ये शब्द किसका है? ये शब्द आपका व्यंजन संधि का है। खुद किसका है? व्यंजन संधि। एसआई 2016 एमपी मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन आया हुआ है। संधि शब्द स्वयं किस संधि के अंतर्गत आता है? व्यंजन। अब आगे करते हैं बात, श्रेयस्कर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा चीजें और भी, कि अगर विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद आपको का दिया हो, तो विसर्ग हटकर विसर्ग यहाँ पे हट जाता है और इसमें सा जोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आगे, श्रेयस्कर शब्द कौन सा सही है? तो देखें इसमें आधा सा तो है नहीं। अब ये भी आधा सा है, ये भी आधा सा है और ये भी आधा सा है, लेकिन देखें ये क्या है? श्रेयस्कर, ये भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग, मतलब ए और आपका डी हो गया रॉन्ग। अब बचा क्या आपके पास? बी और सी ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। जब बी और सी आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है, तो केवल आपको क्या चेक करना है? आधा सा। याद रखिएगा कि यहाँ पे का के साथ, का के साथ हमेशा अगर आप आधे शब्द की बात कर रहे हैं तो ये वाला सा आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? श्रेयस्कर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर चलते हैं अब आगे की ओर। सॉरी, जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो, जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा समास कहलाता है? देखिए बात करते हैं समास की, दो पदों या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, दो पदों या दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब बात आगे करें। बात किसी कर रहे हैं? अव्यय की, और अव्यय कहां पे है? पद पर है। समास जो होता है वो अगर आप देखें पदों पर निर्धारित होता है, मतलब जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक है, या जिसका दूसरा पद प्रधान हो, या जिसका पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, या इनमें से कोई भी ना हो। 4 तरीकों पे काम आता है। इन्होंने पूछा किसका है? पूर्व पद, पूर्व पद की ओर से बात कर रहे हैं, और शब्द भी कैसा है? अव्यय। अब अव्यय शब्द क्या होता है? अव्यय, देखिए सिंपल से अगर मैं आपको बात करूं, तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते। मतलब किसी भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लेके जाएं शब्द को, एक वचन से बहुवचन में लेके जाएं, वो शब्द अपने आप को चेंज नहीं करते, उसे बोलते हैं अव्यय। अगर आप भूल जाएं तो देखिए आ का मतलब क्या होता है? नहीं। छोटे आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। अर्थात ऐसे शब्द जो अपने आप को खर्च नहीं करें उसे बोलते हैं अव्यय। और अगर वो पूर्व पद में लगा हो तो पूर्व पद की एक ही बात करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास उसको बोला जाता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास उन्हें हम बोलते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सी बात थी, यहां पर समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, अब उसे क्या कहते हैं? जब भी ऐसी बात की जाए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या देख रहे हैं और आपको वो सॉन्ग अच्छा लग रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रस। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, और रसों की संख्या अभी आपको पता है कि रसों की संख्या कितनी मानी गई है?
9 मानी गई है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 8। ये पहला ही क्वेश्चन आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्लासेस पे आपको बार बार वो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिकों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इसमें कि अलंकार क्या होते हैं। भामह जी ने बात की है अलंकार क्या होते हैं। अलंकार एक आभूषण है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी काव्य में आभूषण अर्थात अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाए तो वो जो कविता या जो काव्य है वो बेकार है। उनके माइंड में केवल यही बात है कि अगर काव्य में अलंकार है तो ही कविता अच्छी है, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है। मतलब बिना अलंकारों के कविता महत्वहीन है। किसने कहा ये कहा आपके भामह जी ने। ठीक है, छंद की बात करें तो छंद दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं। ठीक है, और ये जो मात्रिक छंद है वो मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं। हालांकि और अगर एग्जाम की बात करें यूपी में, बिहार में या ऐसे किसी भी एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है, छंद का अपना एक महत्व है उस एग्जाम की दृष्टि से, तो वहां पे हम जरूर पढ़ेंगे आगे वाले अपने वीडियोज में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो आंसर नंबर सी है, रस कहलाता है। चलिए, विनिश्चित में उपसर्ग है। विनिश्चित में उपसर्ग है, तो देखिएगा यहां पर उपसर्ग की बात कर रहे हैं। उपसर्ग क्या, पहला जो शब्द होगा। सिंपल बात समझिए, विनिश्चित में आप अगर थोड़ा धीमे धीमे पढ़े तो आप देखेंगे कि दो शब्द टूट रहे हैं। विनिश्चित, विनिश्चित, बस शब्द क्या बन गया आपका, विनिश्चित। ये तो आपको टूट रहा है। निश्चित आप अलग पढ़ रहे हैं और वी आप अलग पढ़ रहे हैं, बस बीच में क्या लगाना है, वो प्लस लगा देना है। तो पहला वाला शब्द क्या कहलाएगा, उपसर्ग, और आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही था। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका था ये पढ़ने का और उसका उपसर्ग निकालने का। नेक्स्ट है, निम्न तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। कैसे, गधा, गर्धव, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द होंगे, ये संस्कृत शब्द है। तद्भव मतलब संस्कृत से बिगड़ा, एक तरीके से मान सकते हैं कि ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो तत्सम मतलब क्या हो गया, संस्कृत शब्द। क्या गधा जो शब्द लिखा है संस्कृत का है, नहीं है, आंसर रॉन्ग। गहरा क्या संस्कृत का है, देख लेते हैं, नहीं है। क्या गांव और ग्राम, अच्छा इसमें क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, अशुद्ध, ये इंपोर्टेंट बात थी। तो फिर से आते हैं, अशुद्ध गधा और गर्धव, गहरा उथला, गांव ग्राम, जौ और यव। जौ जो होता है उसका तद्भव क्या, जो जौ है उसको बोलते हैं यव भी बोलते हैं, गांव को ग्राम बोल देते हैं, गधा को गर्धव बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गहरा को उथला नहीं बोलते, गहरा को उथला नहीं बोलते। गहरा मतलब काफी तल के नीचे और उथला मतलब होता है ऊपरी ऊपरी सतह। तो यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग था, बस यही हमारा आंसर भी सही माना है। गहरा और उथला दोनों ये आपके संस्कृत और हिंदी में तत्सम और तद्भव के शब्द नहीं है, बस यही आपको अशुद्ध पहचानना था जो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृदंत प्रत्यय निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब हम तत्सम तद्भव पढ़ रहे थे उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो सिंपल सी बात है, जिससे शब्दों के साथ क्रिया जुड़ी हो, क्रिया के साथ अगर कोई शब्द जुड़ा है, शब्दांश जुड़ा है पीछे क्रिया के साथ, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कृदंत। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या आंसर आ गया, क्रिया। कैसे पहचाना है, इतनी जल्दी कैसे बात आ गई यहाँ पर। क्या हमें ये आपको डेफिनेशन याद है, नहीं याद नहीं करनी डेफिनेशन। का से क्या हो गया, क्रिया, का से क्या है, क्रिया। ठीक है, और का से क्या है, कृदंत। बस का से क्रिया, का से कृदंत, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर ये हो रहा है तो कृदंत है, और नहीं है संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी आपको मिल जाए वो सब क्या आता है, वो सब कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। तो इतनी सी बात थी, इसमें क्या कोई परिभाषा याद करने की जरूरत है, नहीं है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी, ये शॉर्ट ट्रिक आपको इसी प्रकार से मिलती जाएंगी। आपके आने वाले वीडियोस में भी ये ट्रिक है आपको नेक्स्ट क्लासेस में मेरे साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बस इसको आपको पढ़ना है और वीडियोस को लाइक जरूर करना है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बाकायदा मिलते रहेंगे। अलग अलग टीचर्स उसमें क्वालिफाइड टीचर हैं और उसमें आपको विशेषज्ञ के रूप में आप इसमें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
ढा और ढा को कौन से वर्ण, अच्छा ये जो दो वर्ण हैं भाई कौन कौन से, ढा और ढा, हालांकि इतनी आसानी से पढ़ने में नहीं आते। कैसे? आपने देखा होगा एक होता है टा, ठा, डा, ढा और अणा, ये आप पढ़ते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो शब्द लिखे हैं ये कौन से लिखे हैं? इसके नीचे क्या है? क्या इसके नीचे? बिंदियां हैं। मतलब इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा। एक तो दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? सघोष हैं। सघोष का मतलब ये है कि इनको उच्चारण करते समय थोड़ा सा ज्यादा आवाज निकलती है। ये दोनों ही कैसे हैं? सघोष। ये आपका अल्प प्राण है, ये कैसा है? अल्प प्राण, वायु कम निकलती है, और ये है आपका महाप्राण जिसमें वायु ज्यादा निकलती है। ठीक है, ये इसके बारे में बात की गई। ये आपका वर्णमाला में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बात पूरी तरीके से और समझा जाएगी, फिलहाल इतना समझिए। तो ये दोनों ही क्या है? सघोष है। लेकिन देखा जाए तो अल्प प्राण कौन सा? पहले वाला, और ये यहाँ पर सेकंड वाला। दोनों ही शब्द, ये दोनों ही जो वर्ण है कभी भी शब्द के आगे प्रयोग नहीं होते। मतलब क्या हुआ कि इनसे कभी भी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं भाई कौन से हैं भाई ये वर्ण। क्या ये दोनों सेम वर्ण हैं? नहीं भाई, ये दोनों सेम वर्ण नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये क्या, ये वर्णमाला में देखने को मिलते? नहीं मिलते। ठीक है, तो ये क्या है? ये विकसित हैं। विकसित क्यों करे, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि इनको विकसित किया गया? आप अगर पढ़ें एक शब्द पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़े हैं? सड़क। अभी क्या पढ़ रहे हैं? सड़क। लेकिन अगर मैंने इसमें क्या लगा दी? बिंदी, तो अब क्या पढ़ रहे हैं? सड़क। शब्दों को सही उच्चारण करने के लिए हमने कुछ शब्दों को विकसित किया, और ऐसे शब्दों को हम नए रूप में लेके आए जिन्हें हम कहते हैं विकसित शब्द। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे पढ़ते समय। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ढा और ढा, इन्हें क्या पढ़ेंगे? इन्हें बोलते हैं ये विकसित वर्ण है हमारे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में इन्हें विकसित वर्ण की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोई एक युग्म विपरीत है, उसको आपको देखना है कौन सा है। विपरीत मतलब अलग अलग, एक दूसरे के अपोजिट। अमृत पानी, गरल सुधा, खाली भारी, साफ स्वच्छ। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ऑप्शन देखें, साफ और स्वच्छ तो दोनों एक ही मतलब है, तो ये आंसर क्या हुआ? रॉन्ग। ये आपस में अपोजिट नहीं है, विपरीत नहीं है। खाली और भारी मान सकते हैं। आगे चलते हैं, गरल और सुधा मान सकते हैं क्या? देखिए गरल का मतलब क्या होता है? जहर, और सुधा मतलब अमृत, मान सकते हैं। ठीक है, अमृत पानी, अमृत एक संस्कृत शब्द है। अमृत क्या है? संस्कृत शब्द है। और पानी क्या है? आपका हिंदी शब्द हो गया। तो मैंने कहा था आपसे कि भाषाएं अलग अलग नहीं होनी चाहिए, भाषाएं एक होनी चाहिए। तो आंसर क्या हुआ आपका? ए भी आपका रॉन्ग हो गया। अब आते हैं गरल सुधा खाली भारी। तो यहां पे देखें खाली की जगह अगर यहां पर होता हल्का, हल्का, तो आंसर हम इसको सही मानते। तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। बचा एक। गरल और सुधा दोनों ही इसमें तत्सम शब्द हैं, दोनों ही अपने संस्कृत शब्द हैं। तो आंसर हमारा बी बिल्कुल सही था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों, देखिए फिर से बात किसकी आ गई? शब्द युग्म की बात कर रहे हैं। कोई एक विकल्प सही नहीं है, कोई एक विकल्प क्या है? सही नहीं है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि चीजों को ध्यान रखिएगा। किसमें बात की गई है? एक तो नहीं पर बात की गई है, और एक किसकी बात की गई है? शब्द युग्म की बात की गई है। शब्द मतलब शब्दों के जोड़े हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नहीं। ये शब्द पहली बार अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें पहली बार आया है। जनरली क्या होता है? टाइम कम होता है और हम जल्दी जल्दी क्या पढ़ लेते हैं कि होगा, ऐसा जल्दी तो नहीं शब्द को कभी हम पढ़ नहीं पाते हैं। और जब हमारा एग्जाम एंड होता है तब होता है अरे तो आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, हम तो पढ़ ही नहीं पाए इसको। ठीक है, एक सेकंड लग जाने दीजिए, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरिट बस वहीं से कम और ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं, तो इसमें क्या नहीं है? विकल्प नहीं है, उसमें गलत युग्म का चयन करना है। किसका करना है भाई? गलत युग्म का इसमें चयन करना है। देखते हैं क्या भैया गलत युग्म है इसमें। शूर और सूर, अगर हम इसमें देखें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों चीजों को देखें, क्या दोनों के अर्थ सेम होते हैं? या तो ये होगा, या दोनों को पढ़ते समय सेम जैसा प्रोनाउंस हो, मतलब प्रोनाउंस जो उच्चारण है वो सेम हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। तो देखते हैं, शूर और सूर पढ़ने में लगभग लगभग सेम, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम इसको भी आंसर मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड देखें इसको हम, अगर मैं आंसर नेक्स्ट जाऊं, षष्ठी और षष्ठी, भाई षष्ठी षष्ठी दोनों लगभग लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों के जो आंसर है वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है।
अब आगे थर्ड पे आते हैं, संवार और बिगार। क्या ये दोनों समान रूप से उच्चारित हो रहे हैं, जैसा कि जो दो सी और डी ऑप्शन थे नहीं हो रहे हैं ना उसके। तो जब संवार और गवार हमारा उच्चारण सेम टू सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं वो शब्द का चयन करना था जो गलत है। जो गलत है वो कौन से हैं? संवार और गवार दोनों अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। आगे चलते हैं, सवर्ग सवर्ण लगभग लगभग समान रूप से उच्चारण हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका सही था, बस एक ही ऑप्शन जो रॉन्ग है वो हमारा कौन सा है? बी, और वही हमारा फाइनल आंसर भी था। तो इस प्रकार से आपकी जो 20 जो क्वेश्चन की जो सीरीज है, किसके लिए? आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए, या इस प्रकार से कोई भी एग्जाम होते हैं तो उनके लिए एमसीक्यू नंबर 4 था। कल हम पढ़ेंगे नंबर 5, एमसीक्यू में आपका सेट नंबर 5। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तरीका आपको मैंने बता दिया है, ट्रिक मैंने आपको सिखा ही रहा हूं। तो नेक्स्ट क्लासेस ये आप जुड़े रहिएगा। इस नेक्स्ट क्लासेस में आपको हर तरीके की ट्रिकें, हर तरीके के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाता है उसमें हर एक चीज मिलेगी आपको। जो अपने पुराने एग्जाम जो हुए हैं उसके सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे। आपकी इसमें जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें जुड़ना है, और ये सब आपको शेयर भी करना अपने मित्र बंधुओं और परिचितों में। आप जो भी माध्यम यूज करते हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी आप माध्यम से यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और से आपके जो मित्र बंधु परिचित हैं या जो भी लोग हैं आपसे जो हमारे साथ जुड़े और हम सब लोग एक साथ पढ़ें इसको, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसमें लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज उसको जरूर प्रेस करें, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई चीजों के साथ, नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।